हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं जीएसटी के इनपुट टैक्स को क्लेम करने के कुछ नियम और शर्तों के साथ। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे गुड्स है, कौन कौन से ऐसे सर्विसेज है, कौन कौन से ऐसे परचेज एंड एक्सपेंसेज है जिन पर हम जीएसटी का इनपुट ले सकते हैं और जिन पर हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों, कोई भी चीज जो है वो रूल्स पे डिपेंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे हैं। उससे पहले हम आपको ये बताएं कि क्या क्या रूल्स है जिस रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें फॉलो होती है। दोस्तों, इनपुट क्लेम करने का एक ही रामबाण फॉर्मूला जो है वो ये है कि आप इनपुट सिर्फ उसी चीजों का क्लेम कर सकते हैं जो पहली बात की बिजनेस में यूज हो रहा हो, जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली यूज हो रहा हो। दूसरी चीज कि आप जिस चीज का इनपुट क्लेम कर रहे हैं आप उस चीज का बिजनेस कर रहे हो, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा हम आते हैं रूल्स पे। दोस्तों, ये 3-4 रूल्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है या नहीं करना होता है। सेक्शन 16 सेक्शन 16 के अंतर्गत दोस्तों ये बताता है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन क्या है आईटीसी लेने के लिए। ठीक है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट वेयर आईटीसी इज नॉट अलाउड। ऐसा सेक्शन ये हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो ब्लॉक्ड है, जिसकी आईटीसी हम नहीं ले सकते। रूल्स 42 एंड 43, ये रूल्स जो है वो आईटीसी जो एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल जो और बिजनेस है या फिर पर्सनल यूज के लिए है, उसके लिए बताता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 19, ये हमें कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन बताता है। रूल्स 36 सब सेक्शन 4, ये हमें बताता है कि आईटीसी केवल उन पर जो जीएसटीआर 2B में दिख रहे हैं। आइए इनका डिटेल में डेफिनेशन समझते हैं कि इन सब का अर्थ क्या होता है। ठीक है। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। Every registered person shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business। दोस्तों, साफ साफ कहा जा रहा है कि आप सिर्फ वो इनपुट क्लेम कर सकते हैं जो आपके बिजनेस में यूज हो रहा है और जिस जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उसी चीज का इनपुट आप ले सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, ठीक है, पहली बात तो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन तो यह, रजिस्टर्ड है ही नहीं तो इनपुट कहां से लोगे। यदि आप रजिस्टर्ड हो और आप कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदते हो जो बिजनेस के लिए यूज होनी है, ठीक है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूं बिजनेस यूज होना चाहिए, क्लियर कि ये बिजनेस यूज है, तो आप उस पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो। उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर आपके पास इनवॉइसेज हो। दूसरा कि आपके जो सप्लायर है जो आपको सप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपना जीएसटी R1 फाइल किया हो और आपके 2B में दिख रहा हो। ठीक है। तीसरा है दोस्तों कि आपने गुड्स और सर्विस रिसीव की हो। ठीक है, जो चीज आपने परचेज किया वो आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ हो। तीसरा है पेमेंट विद इन 180 डेज की। ठीक है, जिस सर्विस या जिस गुड्स को आप परचेज कर रहे हो उसका जो पेमेंट है वो विद इन 180 डेज के अंतर हो जाना चाहिए। ठीक है। रिटर्न फाइल किया हो GSTR3, जब आपने GSTR3 भी रिटर्न फाइल किया हो। ये कुछ कंडीशंस थे जो एलिजिबिलिटी और कंडीशंस जो सेक्शन 16 हमें बताता है कि आप किस कंडीशन में इनपुट क्लेम कर सकते हो, इनपुट का क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है। सेक्शन 17 ये हमें बताता है कि कौन कौन से ब्लॉक क्रेडिट है, क्या है। आइए बात करते हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, अगर आपका बिजनेस टैक्सेबल और प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, ठीक है, दोनों करता है। ठीक है, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है, या पर्सनल है और बिजनेस यूज है, दोनों है, अगर आपका बिजनेस इस नेचर का है
तो आईटीसी भी उसी पोर्शन का ले सकते हैं। उनका पोर्शन जो है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आईटीसी साफ साफ कहता है कि आप उसी चीज का इनपुट ले सकते हो जो बिजनेस यूज के लिए हो। तो सबसे पहले अगर आपके बिजनेस में मिक्स है सारी चीजें, तो आपको पहले तो सेपरेट करना होगा कि आप कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं, कौन कौन से ऐसे परचेज है जो आपके डायरेक्टली बिजनेस यूज में है, तो उसी का आपको इनपुट मिलना है। इसलिए सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे हैं जो बिजनेस वाले हैं, जो एग्जम्प्ट है उसे आप हटा दोगे, ठीक है। जो एक्सपोर्ट होते हैं उसे भी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ये ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बताता है, जिसमें आईटीसी अलाउ नहीं होती है, ठीक है। ये सेक्शन उन केसेस को बताता है जहां आईटीसी लेना मना है, जैसे मोटर व्हीकल इफ पर्सनल यूज। दोस्तों अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, अगर पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, तो उस पर आईटीसी अलाउड नहीं है। आईटीसी कब अलाउड है? यदि आप गाड़ी का ही बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ी का ही सेल परचेज का बिजनेस है आपका, उस टाइम ये ले सकते हैं आप। एक कंडीशन और है दोस्तों, अगर गाड़ी जो है वो 13 सीटर है कुल मिला के ड्राइवर को लेके, ठीक है, उस कंडीशन में उसे बिजनेस यूज माना जाता है और उस कंडीशन में आईटीसी लिया जाता है। अदरवाइज आपको किसी भी व्हीकल पे जो मोटर व्हीकल है जो आपकी पर्सनल यूज माना जाता है उस पर आप इनपुट नहीं ले सकते। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है, जो स्थिर है, जो कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता है, जैसे बिल्डिंग बनाया, ऑफिस बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, घर बनाया, ठीक है, उन सब का इनपुट टैक्स आपको नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर इन सब का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, ठीक है, इनका इनपुट आप नहीं ले सकते। उसके बाद दोस्तों फूड, जैसे कोई रेस्टोरेंट पे आपने खाना खाया, बिवरेज, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब चीजें, इन सब के जो सेक्शन 17 हमारा कहता है कि इन सब खर्चों पे आपको आईटीसी नहीं लेना है, नहीं मिलेगा, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ क्लब, अगर आपके कंपनी में आपके मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है, अगर उन्होंने मेंबरशिप लिया हुआ है किसी क्लब का, तो भी इस पर आपको इनपुट टैक्स अलाउड नहीं है, ठीक है। गुड्स लॉस्ट स्टॉलन ईटीसी, मान लेते हैं कि हमने कोई गुड्स परचेज किया, जैसे मोबाइल परचेज किया, कोई चीज परचेज किया, और बाद में क्या हुआ, वो खो गया, वो है नहीं, वो लॉस्ट हो गया, ठीक है, चोरी हो गया या खो गया, जैसे भी है, तो आपको उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ये आईटीसी ब्लॉक्ड है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, ठीक है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 सब सेक्शन 8, ठीक है, ये कहता है कि मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेज आईटीसी इज नॉट अलाउड ऑन मोटर व्हीकल अनलेस यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और स्पेसिफिक सर्विसेज, एग्जांपल ड्राइविंग स्कूल, ठीक है। मोटर व्हीकल और कन्वेंसेज का आईटीसी अलाउड नहीं है, ठीक है, जब तक की कंडीशन है, जब तक कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, बिजनेस यूज में आ रहा है, उस टाइम ले सकते हैं इनपुट। और स्पेसिफिक सर्विसेज जैसे ड्राइविंग स्कूल वगैरह होता है, जैसे स्कूल अपने जो है सो बच्चों को ले जाने ले आने के लिए गाड़ी रखती है, तो उस कंडीशन में जो बिजनेस यूज अगर प्रूफ हो रहा है कि ये बिजनेस यूज है एक्चुअल में, तो उस पर इनपुट लेना है। अदरवाइज मोटर व्हीकल और कन्वेंसेज पे कोई आईटीसी नहीं लेनी है, ठीक है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 सब सेक्शन बी, फूड बेवरेज health services, ITC is blocked on food catering, beauty treatment, health services unless inward supply is used for outward taxable supply is the same category। मैंने पहले बताया कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसी चीज का आप इनपुट क्लेम कर सकते हो। मान लेते हैं आप फूड वाला बिजनेस कर रहे हो, तो आप उस कंडीशन में ये इनपुट क्लेम कर सकते हो। बिवरेज का है तो उस कंडीशन में कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बिजनेस किसी और कैटेगरी का है तो आप दूसरे कैटेगरी की चीजों का इनपुट नहीं ले सकते हो जब तक कि वो बिजनेस यूज प्रूव नहीं हो जाता, ठीक है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 सी एंड डी, ठीक है, ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन आईटीसी इज ब्लॉक्ड फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलेस इट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, ठीक है। जब तक ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स अदर नहीं है, कंस्ट्रक्शन पे आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 कैपिटल गुड्स
इसका डेफिनेशन है दोस्तों कि कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स का वैल्यू कैपिटलाइज्ड होना है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पर्सन इनपुट क्लेम कर रहा है, ठीक है, उसके बुक्स में क्या होना है, कैपिटलाइज होना है। रेडिट एंड विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और उसे बिजनेस में आगे यूज होना है, आगे कंटिन्यू, ठीक है, उस कंडीशन में। ऐसे गुड्स जिसे आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए लेते हो, ठीक है, ऐसा कोई भी गुड्स जो आप बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए ले रहे हो, जैसे कंप्यूटर ले रहे हो, मशीनरी ले रहे हो, फर्नीचर ले रहे हो, और उसका वैल्यू आपने अपनी बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाया है, तो उसका इनपुट आप ले सकते हो। लेकिन मान लेते हैं कि आप जो है सर्विसेज, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो, तो आपने जो कंप्यूटर खरीदा मान लेते हैं तो वो आपके ऑफिस यूज का है, तो आप उस पे इनपुट ले सकते हो। लेकिन आपने एक कंप्यूटर खरीदा जो आप पर्सनल यूज के लिए, घर के लिए ले रहे हो, उस कंडीशन में आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हो, ठीक है। रूल्स 36(4) रेस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी क्लेम, ठीक है। रूल्स 36(4) जो बताता है वो रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है आईटीसी क्लेम का, ठीक है। ITC shall be availed only if the details of the invoice or debit note are furnished by the supplier in Form GSTR-1 and such details have been communicated to the recipient in Form GSTR-2B. ITC तभी अवेल किया जाएगा जब आपका कोई भी डिटेल्स GSTR-1 में आपके सप्लायर ने फाइल किया है और आपको 2B में दिख रहा है, ठीक है। आप सिर्फ वही ITC ले सकते हो जो आपके GSTR-2B में दिखता है। अगर इनवॉइस 2B में नहीं आया तो आईटीसी अलाउ नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात। रूल्स 42 एंड 43 क्या कहते हैं दोस्तों, रूल्स 42 एंड 43 कहता है कि पोर्शन वाइज जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका टैक्सेबल बन रहा है, जो एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जेम्प्ट वाले को हटा के और एक्सपोर्ट वाले को हटा के जो बचता है, जो आपका एक्चुअल टैक्सेबल है, वही इसमें माना जाता है, ठीक है। रूल्स 42 कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू इनपुट्स या सर्विसेज यूज्ड इन टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों में कैसे डिवाइड होगा ये बताता है, ठीक है। ये रूल जो है वो ये बताता है कि एग्जेम्प्ट को और टैक्सेबल को कैसे डिवाइड करना है, ये बताता है। कौन सा रूल बताता है, रूल 42। और रूल 43 क्या बताता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड टू कैपिटल गुड्स का जो पोर्शन है वो कैसे डिवाइड होता है, इसका कैलकुलेशन कौन बताता है, रूल्स 43, ठीक है। रूल्स 86B है, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ आईटीसी फॉर डिस्चार्जिंग आउटपुट लायबिलिटी। जीएसटीआर रूल 86B एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन रूल है जो सर्टेन हाई टर्नओवर वाले टैक्स पेयर के लिए बनाया गया है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का यूज लिमिटेड कर दिया गया है। आइए इस रूल 86B को बड़े एक्ट लैंग्वेज प्लस सिंपल एक्सप्लेनेशन प्लस एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। A registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his output tax liability in excess of 99% of such tax liability in case where the value of taxable supply other than exempt and zero dated supply in a month exceeds 50 lakhs. एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी का केवल 99% ही अपने इनपुट से सेट अप कर सकता है, 1% जो है उसे कैश से पे करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके कंडीशन क्या है कि आपका किसी भी एक मंथ में 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो रहा है। पूरे साल की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, सिर्फ मंथ की बात की जा रही है। किसी एक मंथ में अगर 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, सेल है, इस सेल में क्या इंक्लूड है, इस सेल में इंक्लूड है ओनली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट और एक्सपोर्ट को इसमें नहीं लिया जाता है। उसे हटा के जो बचता है वो आपको देखना है कि वो जो एग्जेम्प्ट को हटाने के बाद और एक्सपोर्ट को हटाने के बाद क्या आपका सेल्स का टर्नओवर एक मंथ में 50 लाख क्रॉस कर रहा है। अगर कर रहा है
तो उस टाइम जो आपकी लाइबिलिटी बनती है उसमें 99% ही आप अपने आईटीसी से सेट ऑफ कर सकते हो, 1% जो है आपको कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं आपका एक महीने का टैक्सेबल आउटवार्ड सप्लाई है 7 लाख रुपए और आपकी टोटल जीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी है 10 लाख और आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है 12 लाख का। आप चाहो तो आप पे कर सकते हो, लेकिन ये रूल कहता है कि आप सिर्फ 9.9 लाख जो 99% बनता है इतना ही आप आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जो 10,000 बचता है उसे आपको कैश में पे करना पड़ेगा इस रूल के अंतर्गत। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस भी है इस रूल्स के। ये रूल लागू नहीं होता अगर मंथली टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख से कम हो। मैंने पहले ही बता दिया 50 लाख से कम होगा तो ये रूल्स एप्लीकेबल है ही नहीं आपके लिए। टैक्स पेयर या उनका प्रोप्राइटर कर्ता या एमडी या पार्टनर अगर इनमें से किसी ने भी 1 लाख रुपया या उससे ज्यादा लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर पे किया हो तो ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, लास्ट का फाइनेंशियल ईयर से मेरा मतलब ये है कि वैसे फाइनेंशियल ईयर जिनका आईटीआर रिटर्न का ड्यू डेट खत्म हो चुका है। अभी जो करंट वाला चल रहा है उनका ड्यू डेट अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा है टैक्स पेयर ने रिफंड क्लेम किया हो 1 लाख प्लस लास्ट तो 2 फाइनेंशियल में जो है वो 1 लाख से ज्यादा का रिफंड क्लेम किया हो। टैक्स पेयर ने कैश में एटलीस्ट 1% टैक्स पिछले फाइनेंशियल ईयर में पे किया हो। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी हो उन पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन थे जिनमें ये चीज रूल जो है वो लागू नहीं होता। पर्पस क्या है दोस्तों पर इस रूल को लाने का, कि फेक आईटीसी फ्रॉड्स को रोकने के लिए ये रूल लाया गया था। ऐसे टैक्स पेयर्स जिनके टर्नओवर हाई है बट कैश पेमेंट जीरो है उनका रिस्क ज्यादा होता है फ्रॉड का। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल लाया कि आपको कैश में भी पे करना जरूरी है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी मंथ टैक्सेबल आउटवार्ड सप्लाई जब 50 लाख से ज्यादा हो। रेस्ट्रिक्शन आईटीसी में आप सिर्फ 99% आउटपुट लायबिलिटी ही पे कर सकते हो आईटीसी से। ठीक है, कैश पेमेंट मिनिमम 1% का टैक्स आपको कैश में पे करना पड़ेगा। गोल क्या है, इस रूल का गोल है कि फेक आईटीसी को कंट्रोल करना। ठीक है, समरी देख लेते हैं दोस्तों। आउटपुट जीएसटी अगर 50 लाख से ज्यादा हो मंथ का, 50 लाख से कम हो तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, यदि 50 लाख से ज्यादा है मंथ में तो रूल 86 भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आईटीसी यूजेज फॉर पेमेंट, आईटीसी को जो हम यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए कितना, 99% ओनली। और कैश लायबिलिटी मिनिमम 1% आपको कैश में पे करना है। आपकी मर्जी है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो लेकिन आपको 1% करना ही करना है। ठीक है, एग्जम्प्टेड कैटेगरीज, एग्जम्प्टेड में मैंने बताया कि या तो इनकम टैक्स पिछले लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का किया हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, जो भी है, चाहे पार्टनर्स हो, चाहे जो भी है। ठीक है, या रिफंड क्लेम किया हो 1 लाख से ज्यादा का, या अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह है तो उनके लिए तो सब माफ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैंने जो आपको रूल्स बताए मैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी तैयार किए हैं आपके लिए, जो आपको क्लियर कर सकता हूं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि सेक्शन जो मैंने आपको बताए। सेक्शन 16 में मैंने दोस्तों बताया था कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, आईटीसी लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंडीशंस है। ठीक है, आपने एक प्रिंटर 20,000 में खरीदा जिस पर 18% का जीएसटी लगा, जिसका मूल्य हो गया 3,600 जीएसटी का वैल्यू हो गया। ठीक है, उसको आपने अपने ऑफिस के लिए परचेज किया। कंडीशन क्या है, आप रजिस्टर्ड हो, सप्लायर ने आपको इनवॉइस भी दिया है, जीएसटी R2B में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, आपने प्रिंटर रिसीव भी कर लिया, पेमेंट 180 दिन के अंदर कर दिया। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में क्या है, 3,600 का इनपुट आईटीसी मिलेगा। ठीक है, आप इस पर इनपुट क्लेम आसानी से कर सकते हो क्योंकि आप जो कंडीशन थे, जो एलिजिबिलिटी थे उसको आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सेक्शन 17(1) एंड 17(2) जिसमें पोर्शन को डिवाइड किया गया था कि कौन सा एग्जाम्प्ट है जो है उसको हटा देते हैं और जो टैक्सेबल है उसको ले लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कहता है कि आप एक फार्मेसी चला रहे हो जिसमें
60% माल जो है वो टैक्सेबल है, जिसमें कॉस्मेटिक्स और डिवाइसेज है, ठीक है, और 40% माल एग्जम्प्टेड है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ठीक है। आपने टोटल 10,000 आईटीसी एलिजिबल किया, ठीक है। कंक्लूजन, आपको 60,000 का 60% का ही आईटीसी मिलेगा, ठीक है। 6,000 60% का ही आईटीसी मिलेगा, ठीक है, जो टैक्सेबल है, ठीक है। बाकी पोर्शन का जो है एग्जाम्प्ट के लिए अलाउड है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो एग्जाम्प्ट है उसको हम टर्नओवर में या उसमें इंक्लूड करते ही नहीं है, तो आपको तो सिर्फ उतना ही आईटीसी मिलेगा जो टैक्सेबल है, तो एग्जाम्प्टेड की तो कैलकुलेशन करते ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जो ये 60% वाला है उसी का आईटीसी मिलेगा, ये जो 40% है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सेक्शन 17 का सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट एग्जाम्पल, मोटर व्हीकल के बारे में हमने बताया था कि आपने कंपनी के लिए एक कार 5 लाख प्लस 28% जीएसटी यानी 1.4 लाख में ली है, किसके लिए? डायरेक्टर के यूज के लिए। तो रूल्स क्या कहता है कि कोई भी डायरेक्टर हो चाहे कोई भी हो, पर्सनल यूज के लिए लिया जा रहा है तो उसका आईटीसी अलाउड नहीं है, क्योंकि कार जो है वो पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पर्सनल यूज है या बिजनेस यूज है, आपको सीधा ये देखना है। और दूसरी चीज देखनी है कि क्या आप उस चीज का बिजनेस कर रहे हो या नहीं, ठीक है ना। तो ये कार जो है वो पर्सनल यूज के लिए है, और यहाँ पर जो है वो जो गाड़ी लिया है उन्होंने, कार जो लिया है तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो है नहीं, तो इसलिए जो है आईटीसी अलाउड नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों फूड्स एंड बेवरेज, आपने स्टाफ पार्टी के लिए क्या किया? 10,000 का कैटरिंग सर्विस लिया जिसमें जीएसटी 5% था, तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फूड एंड कैटरिंग सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। सेक्शन बी आई के अंतर्गत सेक्शन 17 में आता है ये, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो जो ब्लॉक्ड है उस पर तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ठीक है। सी एंड डी वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन, आपने 2 लाख का सिविल कॉन्ट्रैक्टर से ऑफिस का नया फ्लोर बनवाया, तो इस पर आईटीसी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपने यूज किया है। तो पहले ही रूल्स क्या कहता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। गुड्स लॉस्ट और स्टोलन के बारे में मैंने बताया था। आपने मान लेते हैं कि आपने 100 पीस माल खरीदा, कोई भी चीज, जिसमें 10 पीस जो है वो आग में जल गए, ठीक है। तो उस 10 पीस का आईटीसी आपको डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो लॉस्ट हो गया, वो खो गया, वो बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो रूल्स हमारा कहता है कि जो चीजें आपकी खो गई, जो गुड्स आपका खो गया, उसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 कैपिटल गुड्स एग्जाम्पल, आपने एक हाई एंड कंप्यूटर 1 लाख प्लस 18,000 जीएसटी ऑफिस के लिए खरीदा और बैलेंस शीट में कंप्यूटर एसेट्स में शो किया, ठीक है। इस पर आईटीसी अलाउड है एज अ कैपिटल गुड्स, आपको इसे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, अपने फिक्स्ड एसेट्स में शो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आप कंप्यूटर जो है वो बिजनेस यूज के लिए यूज करोगे, ठीक है। कैपिटल गुड्स इसलिए क्योंकि आप इसे लंबे समय के लिए यूज करोगे, ठीक है। रूल 36 सब सेक्शन 4 आईटीसी ओनली इफ इन जीएसटी आर टू बी, आईटीसी केवल तब लें जब जीएसटी आर टू बी में शो हो रहा है। ये कौन कहता है? रूल्स 36 सब सेक्शन 4। आपने एक वेंडर से 50,000 का माल खरीदा और 9,000 का जीएसटी पे किया, पर वो वेंडर ने GSTR1 फाइल नहीं किया, इसलिए आपके GSTR2 में इनवॉइस नहीं दिख रहा है। आपने परचेज तो किया, पर जो आपका सेलर है, जो वेंडर है, उसने अपना रिटर्न R1 में फाइल नहीं किया, जिसके वजह से आपके 2B में शो नहीं हो रहा है। तो जो ये रूल कहता है 36(4), वो ये कहता है कि आप ये 9,000 का इनपुट तब तक नहीं ले सकते जब तक आपका जो सप्लायर है वो अपना रिटर्न फाइल ना कर दे। ये जरूरी नहीं है कि आपने खरीद लिया तो आप इनपुट टैक्स क्लेम करोगे, इनपुट टैक्स तब तक नहीं क्लेम करोगे जब तक आपके 2B में शो नहीं होगा, और 2B में जब तक शो नहीं होगा जब तक आपका सप्लायर जो है रिटर्न फाइल करेगा नहीं, ठीक है। चलते हैं दूसरे पे। रूल्स 42 कहता है कि जो पोर्शन वाइज डिवाइड करने के लिए आईटीसी का इनपुट और इनपुट सर्विसेज को, ठीक है, आपने 1 लाख का इनपुट सर्विस लिया, लाइक इलेक्ट्रिसिटी या सिक्योरिटी, जो 50% बिजनेस का टैक्सेबल सप्लाई में जाता है और 50% एग्जेम्प्ट में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस लिया आपने या सिक्योरिटी का, तो उसमें मान लेते हैं कि 50% बिजनेस यूज के लिए था और 50% एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो आप सिर्फ 50,000 पे ही आईटीसी आपको मिलेगा, जितना कि
अलाउड है, ठीक है। जो एग्जेम्प्ट है, पहले बार बार बता चुके हैं, जो एग्जेम्प्ट है उस पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है, उस पे आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्लेम नहीं करना है, नहीं लेना है। उसके बाद कैपिटल गुड्स का है, आपने एक मशीन 10 लाख प्लस 1.8 लाख जीएसटी का खरीदा, ठीक है, जो आपको टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आपके टैक्सेबल में भी यूज होता है और एग्जेम्प्ट में भी यूज होता है। तो रूल 43 का फॉर्मूला के हिसाब से यूजफुल लाइफ 60 मंथ में इसको डिवाइड करेंगे, आईटीसी मिलेगा तो आपको, ठीक है। मान लेते 1.8 लाख जो है 60 मंथ के लिए यूज हो रहा है, तो 3000 पर मंथ आईटीसी जो है मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसको डिवाइड किया जाता है, मान लेते जितना आपका टैक्सेबल होता है, जो एग्जेम्प्ट है उसे आपको उसमें से हटाना होता है, आप सिर्फ टैक्सेबल पे ही ले सकते हैं, एग्जेम्प्ट वाला पार्ट जो है वो आपका नहीं है, ठीक है। अगर 70% टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा है तो 2100 पर मंथ, 70% अब 3000 ही आईटीसी मिलेगा। मतलब टोटल जो है इसका मूल मंत्र वो क्या है, जो आपका टैक्सेबल है, जो यूज हो रहा है टैक्सेबल में, बस उतना ही इनपुट लेना है। जो एग्जाम्प्ट है उसे आप चिन्हित करो कि क्या एग्जाम्प्ट है और कितना एग्जाम्प्ट है, आप कैलकुलेशन करो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो एग्जाम्प्ट है उसे हटा दो, और जो आपका टैक्सेबल बन रहा है उसे आप इनपुट क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बोनस सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन डी, पेमेंट विद इन 180 डेज। आपने एक सप्लायर से 50,000 का माल खरीदा जिसमें 9,000 का जीएसटी था, लेकिन 6 महीने तक उसका पेमेंट आपने नहीं किया, तो आपका आईटीसी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा जब तक पेमेंट नहीं होता, ठीक है। आपने अगर टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं किया 180 दिन के अंदर, तो आपका जो ये आईटीसी है वो रिवर्स हो जाएगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल जो हमने रूल्स आपको बताए थे कि क्या क्या रूल्स है और किस रूल्स के अंतर्गत ये आईटीसी का लेना है या नहीं लेना है, ये डिसाइड करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ लिस्ट तैयार किए हुए हैं आप लोगों के लिए, जो हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या है वो लिस्ट में, जिसका इनपुट हम लेते हैं और जिसका हम नहीं लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये कुछ लिस्ट हमने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए कि जिन परचेजेस एक्सपेंसेस पर जीएसटी इनपुट क्लेम कर सकते हैं उनकी लिस्ट हमने तैयार की है, ठीक है। सीरियल नंबर, एक्सपेंसेस, गुड्स या सर्विसेज, आईटीसी अलाउड, रीजन या सेक्शन और एग्जाम्पल, मैंने सारी चीजें एक जगह पे एक साथ लाई हुई है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला है दोस्तों ऑफिस का रेंट, रजिस्टर्ड लैंड लॉर्ड। अगर लैंड लॉर्ड जो है आपका वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, ठीक है, आप जिनसे रेंट पे लिए हुए ऑफिस, अगर वो आपका जो लैंड लॉर्ड है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस कंडीशन में आईटीसी क्या है, अलाउड है, ठीक है। किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल, मंथली रेंट ऑफ 25,000 फॉर योर फर्म्स ऑफिस। हम जो रेंट पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का ऑफिस है और ऑफिस हमने रेंट पे लिया हुआ है। ऑफिस किस चीज में यूज हो रहा है, बिजनेस यूज में, ठीक है। तो इसका आईटीसी हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्लियर हो गया। कौन से सेक्शन, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, परचेजेस ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर फॉर ऑफिस। यस, इनपुट लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है। क्यों, कैपिटल गुड्स सेक्शन 219, हम इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, अपने फिक्स्ड एसेट्स में दिखाएंगे, क्योंकि हम जो कंप्यूटर या प्रिंटर या फर्नीचर लेंगे ऑफिस के लिए, उसे हम लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, ठीक है। 50,000 कंप्यूटर फॉर अकाउंटिंग वर्क, ठीक है, हमने 50,000 का कंप्यूटर खरीदा, किस चीज के लिए, अकाउंटिंग वर्क के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि हम मान लेते हैं हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं, हम हमारा इस चीज का बिजनेस है, तो अगर हमने कंप्यूटर लिया है अकाउंटिंग वर्क के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस यूज में आता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ गुड्स कौन सा सेक्शन के अंदर आ गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 19, ठीक है। तीसरा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रीसेल। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, किस चीज के लिए, रीसेल के लिए, दोबारा बेचने के लिए, ठीक है। इसका इनपुट ले लेंगे आप, क्या जरूर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपने, आपका जो बिजनेस है वो यही है, आप दोबारा उसे रीसेल करोगे, आप रखने के लिए या पर्सनल यूज के लिए तो ले नहीं रहे हो, तो आप सेल करोगे आप अपने बिजनेस में उसे, ठीक है।
इनपुट गुड्स यूज्ड इन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, और ये टैक्सेबल सप्लाई में यूज होता है, ठीक है। बाइंग सीमेंट बैग्स फॉर रीसेल, मान लेते हैं आपका सीमेंट बालू का बिजनेस है और आपने जो है सीमेंट का बैग परचेज किया है और उसे आप फिर दोबारा सेल करोगे प्रॉफिट कमा के, ठीक है। तो इसका इनपुट आप लोगे, कब लोगे, जब आप सीमेंट बालू का बिजनेस कर रहे हो तब लोगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं लोगे, ठीक है। ऑडिट, लीगल, कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, यूज्ड फॉर बिजनेस। मान लेते हैं भले ही आपका जो है कंसल्टेंसी या इन सब चीज़ों का बिजनेस नहीं है, लेकिन आप एक बिजनेस है और आप ऑडिट करवाते हैं या फिर लीगल सर्विसेज ले रहे हैं या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये आपके बिजनेस यूज में ही आता है, क्योंकि ये कंसल्टेंसी भी आपने बिजनेस के लिए लिया, ऑडिट कराया आपने बिजनेस का कराया, लीगल सर्विसेज ली तो बिजनेस के लिए ली, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे जो यूज्ड है वो बिजनेस के यूज में है। जैसे आपने सीए को दिया ऑडिट फीस 10,000 प्लस जीएसटी, बहुत कम रेट है, बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, अभी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके बिजनेस यूज में है और आप इसका इनपुट आराम से आंख मूंद के ले सकते हो, ठीक है। इस पेज में जितना भी देख रहे हैं हमने वही लिखा है यहाँ पे जिसका इनपुट हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, स्टेशनरी ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस के लिए आपने स्टेशनरी खरीदी, बिजनेस यूज है, ठीक है। जैसे क्या क्या खरीदी आपने, मान लेते हैं कि फाइल्स खरीदे जिसमें आपको अपने बिल्स रखने हैं, रिकॉर्ड्स रखने हैं, पेन खरीदे अपने एम्प्लॉय को देने के लिए जो बिजनेस यूज में हो रहा है, ठीक है, प्रिंटर खरीदे, उसका इंक खरीदा, ये सारी चीजें जो भी खरीदे आपने सब, ये सब बिजनेस यूज में आता है, इन सब का इनपुट आप ले सकते हो। नेक्स्ट है इंटरनेट बिल इन्फॉर्म्स नेम, आपने जो इंटरनेट का बिल पे किया वो अपने बिजनेस के नाम से पे किया, तो जाहिर सी बात है आजकल जितने भी काम होते हैं वो कंप्यूटर पे होते हैं और कंप्यूटर को चलाने के लिए नेट की जरूरत होती है, तो नेट को जब आप पेमेंट करें तो वो तो बिजनेस यूज के लिए ही हुआ, तो इनका इनपुट आप ले सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस मशीनरी, ये भी क्या होगा, टैक्सेबल सप्लाई में यूज होगा दोस्तों, क्योंकि जो आपने बिजनेस में जो मशीनरी यूज हो रही है उस पर आपने क्या किया, रिपेयर मेंटेनेंस करवाया, रिपेयर करवाया, तो इस पर जो है वो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8 है व्हीकल हायर चार्जेस गुड्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर कौन सा व्हीकल है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो कि अलाउ है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का थर्ड, ठीक है। इसमें क्या है कि टेम्पो फॉर ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस गुड्स, जो आपके बिजनेस का गुड्स है, माल है, वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आपने क्या किया, टेम्पो लिया, और वो जो टेम्पो है उन्होंने आपको जीएसटी का बिल दिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री या बिल्डिंग, आपके जो फैक्ट्री है, आपके जो बिल्डिंग है, उनका आपने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। तो जो आपके प्लांट और मशीनरी है वो क्या है, बिजनेस यूज के लिए है, ऑफिस जो है, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस आपने मान के चलते हैं कि फायर इंश्योरेंस आपने अपने जो वेयर हाउस है जहां पर आप स्टॉक रखते हैं, ठीक है, तो स्टॉक रखते हैं तो वो आपका तो मेन बिजनेस होगा, क्योंकि वहां पर आप अपना बिजनेस का सारा स्टॉक रखते हैं। मान लेते हैं कि गाड़ी की कंपनी, उन्होंने अपनी गाड़ी का जो स्टॉक रखा हुआ है, वेयर हाउस जो है उनका, तो उसमें बहुत सारे करोड़ों का माल रहता है दोस्तों, तो उसको इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाता है, तो वो सारे क्या आ जाते हैं, बिजनेस यूज के अंदर आ गए, तो इसका इनपुट आप इसलिए क्लेम करोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 कहता है कि होटल स्टे फॉर बिजनेस ट्रैवल, ठीक है, जो आपने बिजनेस ट्रैवल किया, मान लेते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अपने बिजनेस पर्पज से, बिजनेस मीटिंग के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, या जिस भी किसी पर्पज से जो कि बिजनेस यूज का है आप गए, ठीक है, होटल में स्टे किया, ट्रैवल किया बिजनेस यूज के लिए। सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 एंड सीजीएसटी रूल 42 ये अलाउ करता है कि आप इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। होटल यूज्ड ड्यूरिंग बिजनेस विजिट, ठीक है, बिजनेस विजिट, ठीक है, पॉइंट को ध्यान में रखना है कि बिजनेस का यूज हो रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू बिजनेस। अब देखिए बिजनेस में क्या होता है कई बार दोस्तों कि ट्रेनिंग देनी पड़ती है इम्प्लॉइयों को, कुछ काम नया है या कुछ काम अगर आपने इम्प्लॉय रखा है जिसे कुछ नहीं पता है, तो आपको कई बार जैसे पॉलिसी अपडेट होती है तो ट्रेनिंग जरूरी होता है,
ये भी बिजनेस का पार्ट हो गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग दी जाती है क्या बिजनेस को आगे उस रूल्स को फॉलो करवाने के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, जैसे मान लेते हैं कि आपने जीएसटी का सेमिनार करवाया है स्टाफ के लिए कि जीएसटी में ये रूल्स चेंज हुए, ये वो हो गया, ऐसे एंट्री करनी है, वैसे करनी है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, बिजनेस यूज के लिए हो गए, तो आप इस पर इनपुट क्लेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, मोबाइल बिल्स इन कंपनी नेम। आपने क्या किया, अपने मोबाइल्स टेलीफोन जो ऑफिस में यूज होते हैं, जो बिजनेस के लिए फोन वोन आता है, क्लाइंट्स का, कस्टमर का फोन वोन आता है, तो आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो उनके जो बिल्स है, लेकिन कंपनी के नाम पे होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर कंपनी के नाम पे है तो वो ओनली ऑफिस यूज के लिए फोन होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। कंपनी का सिम यूज, मान लेते एग्जांपल है ये कि एम्प्लॉय ने क्या किया कि कंपनी का सिम यूज किया कस्टमर को हैंडल करने के लिए, या फिर कंपनी का फोन यूज किया, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 है सॉफ्टवेयर परचेज या लाइसेंस फॉर बिजनेस। दोस्तों आजकल जितने भी काम होते हैं वो सॉफ्टवेयर पे होते हैं, चाहे वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हो जाए, चाहे वो कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो जाए, चाहे वो और भी कोई अदर सॉफ्टवेयर, जैसे गाड़ियों के लिए अक्सर सीआरएम पोर्टल यूज किया, कोई और अदर पोर्टल यूज किया, तो उन सब के क्या आजकल परचेज करना पड़ता है या लाइसेंस लेना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि आजकल तो सारे काम सॉफ्टवेयर से ही होते हैं। जैसे हो गया कैपिटल या आईटी सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, टैली ईआरपी लिया या फिर कोई और सॉफ्टवेयर लिया या उसका लाइसेंस लिया, तो आप इन सब पे क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज बिजनेस यूज, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज। आपने क्या किया, अपने कंपनी की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखा है सुरक्षा के लिए, तो वो भी तो आपका बिजनेस पर्पस हो गया, बिजनेस यूज हो गया, ठीक है। तो आप जो है वो इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 15 और लास्ट, ठीक है, कहता है जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज आरसीएम, ठीक है। यस ओनली इफ पेमेंट मेड। कब ले सकते हो आप आईटीसी, जब आपने पेमेंट कर दिया हो, ठीक है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत पेड इन कैश, ठीक है, कैश में पेमेंट हुआ है, इसीलिए आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। जैसे लीगल फीस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सीए, ठीक है। जो अनरजिस्टर्ड सीए है, जिन्होंने आपसे लीगल फीस लिया, तो आपने क्या किया, उनका जीएसटी खुद पे किया, कैश में पे किया, तो क्या हुआ, आप इस पर इनपुट टैक्स रेट जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2, इस पार्ट में हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे गुड्स सर्विसेज या परचेज है जिस पर आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। सीरियल नंबर, एक्सपेंस, गुड्स या सर्विसेज आईटीसी अलाउड या नहीं, ठीक है। रीजन क्या है, उसका क्या एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहला पर्सनल एक्सपेंसेस नॉन बिजनेस, ऐसे पर्सनल खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उन पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1। एग्जाम्पल, बाइंग ग्रोसरीज फॉर होम। आपने क्या किया, या डायरेक्टर ने या एम्प्लॉय ने क्या किया, ग्रोसरीज खरीदा पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए, आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 2, मोटर कार परचेज फॉर पर्सनल या ऑफिस यूज। मोटर कार पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है, ठीक है, जब तक वो गुड्स ट्रांसपोर्ट ना हो या ऐसी गाड़ी ना हो जो 13 सीटर हो इंक्लूडिंग ड्राइवर, या फिर ऐसी गाड़ी ना हो जिसमें स्कूली बच्चे या मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हो, तो ऐसा ना है, इसीलिए इस पर जो है वो आप नहीं कर सकते क्लेम। तीसरा है फूड बेवरेज एंड कैटरिंग, ये ब्लॉक्ड है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 सब सेक्शन बी का एक। जैसे आपने स्टाफ का लंच ऑर्डर किया ऑनलाइन, उस पर आपको जीएसटी आपने पे किया, बट आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लॉक्ड है, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ क्लब्स या जिम्स, जिम और क्लब का जो मेंबरशिप लिए हुए हैं, उन्होंने जो आपको बिल दिया जीएसटी वाला, उस पर आप जीएसटी क्लेम इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का, सेक्शन बी का, सेक्शन 2।
ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय, आपने क्या किया, आपने एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट दिया, ट्रैवल कन्वेंस दिया, ठीक है। तो जैसे कि आपके स्टाफ है कहीं घूमने गए तो आपने पैकेज दिया हॉलीडे का कि ये लो वहाँ घूम के आओ आप लोग, ठीक है। तो उन्होंने जो होटल में खर्चा किया है, जाने में खर्चा हुआ, उनको जो जीएसटी बिल मिला, तो आप क्या कर सकते हैं, उन पे इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 17(5)(b)(4 आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज, आपने अगर एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो अगर ये किसी लॉ के अंतर्गत मैंडेटरी नहीं है तो आप जो है इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई, ऑफिस के लिए बनाई या किसी भी चीज के लिए बनाई, तो उस कंडीशन में क्या है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 और सी क्या कहता है कि आप इनपुट नहीं ले सकते हो, क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर ऑन यूज, ऐसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो आपने पर्सनल यूज के लिए किया, ठीक है, या फिर अपने ऑफिस के लिए किया, तो आप उसे जो है क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। कैपिटल गुड्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या कारण है कि कैपिटल गुड्स है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ब्रिक्स हो गया। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो इन चीजों का बिजनेस नहीं करते हैं। यदि आप इन चीजों का बिजनेस कर रहे होते तो डेफिनेटली आप इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे, ठीक है। गुड्स लॉस्ट या स्टोलन डिस्ट्रॉयड, ऐसे गुड्स जो खो गए हैं, चुरा लिए गए हैं या बर्बाद हो गए हैं, जल गए हैं, जो भी है, ठीक है, उन पर जो है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का एच के अंतर्गत आप जो है इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 10, सैंपल गुड्स या फ्री गुड्स, ऐसे गुड्स जो सैंपल के तौर पे यूज किए जाते हैं या फ्री दिए जाते हैं, ठीक है, उन पर आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। जैसे आपने कस्टमर को क्या किया, फ्री पेन दिया, ठीक है, उन्होंने आपसे जो सामान खरीदा उसमें आपने क्या किया, उनको फ्री पेन दिया, ठीक है, तो आप उसका जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस वॉलंटरी, ठीक है, इस पे क्रेडिट जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। एलआईसी प्लान फॉर स्टाफ, आपने स्टाफ के लिए एलआईसी प्लान लिया तो ये जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है, आप इस पर नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट यूज्ड इन एग्जेम्प्टेड आउटवार्ड सप्लाई, ऐसा आउटवार्ड सप्लाई जो एग्जेम्प्टेड है जीएसटी से, वैसे इनपुट, वैसे आउटपुट, मतलब वैसे सप्लाई पे आप जो है इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन एग्जेम्प्ट, ठीक है। रेंट पेड टू अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड विदाउट आरसीएम, ऐसे लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया गया जो अनरजिस्टर्ड है, जो, ठीक है, उस टाइम जो है आरसीएम एप्लीकेबल तो है लेकिन पे नहीं किया गया, ठीक है, पे नहीं किया है, आरसीएम एप्लीकेबल था लेकिन पे नहीं किया, तो 15,000 पर मंथ टू लोकल लैंडलॉर्ड, ऐसे लैंडलॉर्ड को आपने दिया 15,000 मंथली रेंट जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, उस कंडीशन में क्या है, आपको इनपुट मिलेगा नहीं, वो रजिस्टर्ड है नहीं, आपने पे किया नहीं, तो कहीं कोई रिकॉर्ड्स है नहीं, टू बी में आया नहीं, तो आप इनपुट क्लेम कहां से करोगे, ठीक है। और ये भी क्लियर नहीं है कि आपके ऑफिस यूज का है या क्या है, क्योंकि आप पर्सनल यूज वाला भी क्लेम कर नहीं सकते। नेक्स्ट है दोस्तों इनपुट इनवॉइस ओल्डर देन 180 डेज अनपेड, ऐसा इनपुट वाला इनवॉइस जो 180 डेज पुराना है और अनपेड है, जो पेमेंट नहीं किया गया है, तो मैंने पहले बताया था, जब हमें पेमेंट नहीं किया गया 180 डेज के अंदर, उस पर तो इनपुट ले ही नहीं सकते, ठीक है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का डी के अंतर्गत ये क्लियर किया गया है कि आप इस पर इनपुट नहीं ले सकते। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 15, इनवॉइस नोट अपियरिंग इन जीएसटीआर 2बी, वैसे इनवॉइस जो जीएसटीआर 2बी में शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वैसे जो है रूल्स 36 का सब सेक्शन 4 कहता है कि ऐसे को हम फेक और मिसमैच्ड इनवॉइस मानते हैं, इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन रूल्स के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों,
ठीक है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कौन कौन से ऐसे गुड्स है, सर्विसेज है, परचेजेज है और कौन कौन से रूल्स है जिसके अंतर्गत हम इन सब चीजों पर जीएसटी इनपुट क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या था हम लोगों ने सीखा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।